ओके, चलिए साहब, परम श्रद्धेय श्री 1008 श्री विनय महाराज की कृपा से, भगवान श्री टर्मन महादेव की कृपा से आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आप शांत रहो भैया, हमारी दुकान चलत बा नहीं। आओ ठाकुर, कैसे हो बेटा? हाँ, आज तो ऐसे रहा जैसे जबरदस्ती घुस रहा हो। लेने वाले गुरुदेव को प्रणाम, प्रणाम स्वीकार है भाई। और अंजू मंजू संजू चिंजू कैसी हो? तीनों चारों हैं? बढ़िया। चलिए साहब, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का इंडेक्स सारणी जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? टर्मन के द्वारा। लास्ट लाइन यही थी, हाँ या ना? अरे भाई बोलो। IQ ज्ञात करने की सारणी पावर्ड बाय टर्मन। किसने दिया है? टर्मन के द्वारा दिया गया। बुद्धि की वो व्यक्तित्व की शीट मिल गई आपको? हाँ जी। किन किन को नहीं मिली बेटा? आप लोगों को नहीं मिली, उपलब्ध करवा देना जिनको नहीं मिली। नहीं आए तो क्या इनको देगा नहीं? हाँ जी, टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन किया। और सारणी किस प्रकार से बनी? तो सबसे पहला है क्रम, IQ और सारणी। याद रहे 1 2 3 4 5 6, है ना? अगर बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो बच्चा क्या होगा? प्रतिभाशाली, मतलब जीनियस। 120 से 139 है तो कौन सा बुद्धि का होगा? प्रखर बुद्धि, सुपीरियर। 110 से 119 है उच्च बुद्धि, सुपर। 90 से 109 है तो एवरेज, सामान्य बुद्धि। ठीक है। 80 से 89 है तो अल्प मंद बुद्धि। डल तो है लेकिन थोड़ा सा, मतलब एक स्क्रू ढीला, है ना? 70 से 79 है तो मंद बुद्धि, डल बॉय। ठीक है। 7वां प्रकार यहां पर है, और 7वें प्रकार में अगर 70 से कम तो किसमें आ जाता? वो जड़। जड़ में कितने बच्चे होते हैं? 3 कैटेगरी होती है। 50 से 69 मूर्ख, ठीक है। 25 से 49 महामूर्ख, और 0 से 24 जड़। मतलब जिंदगी में देखो, मूर्ख भी काम कर सकते हैं, महामूर्ख भी काम कर सकते हैं, लेकिन जड़ कोई काम नहीं कर सकता। जिंदगी में कौन सी कैटेगरी को कुछ भी नहीं सिखा सकते? तो याद रखना, जड़ और महामूर्खों को नहीं सिखा सकते। मूर्खों को हम थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं। हम देखो, कभी कभी मूर्खतापूर्ण हम बात खुद करते हैं। कालिदास क्या थे? कवि थे, लेकिन लोग उनको महामूर्ख कहते थे, मूर्ख कहते थे, क्योंकि वो किसी कार्य को करते थे उल्टे तरीके से। जिस पेड़ की टहनी पर बैठे उसी को काट रहे थे,
तो महामूर्ख आ गया। अरे भाई साहब, वुडवर्थ की परिभाषा याद करो, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अपने नजरिए से काम कर रहे थे तो इसमें मूर्खता की क्या बात आ गई? अगर महामूर्ख थे तो भाई साहब 7 महाकाव्यों की रचना कैसे कर दी? हमसे एक कागज ढंग से नहीं लिखा जाता। तो यहां पर देखो, एक महाकाव्य की रचना करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये याद रखना कि टर्मन ने जो आईक्यू लेवल का जो इंडेक्स दिया, आज छात्र संख्या कम कैसे है? इसकी पहले हिस्ट्री की क्लास थी इसलिए चले गए। इंग्लिश की, अरे पर हम तो अब आया हूं। महादेव की सौगन, अगर अगली बार क्लास खाली रही तो सोच लेना तुम। मेरे से बोर हो गई हूं तो मेरे से बोर हो गई, कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। आप ही बाहर बैठे थे भैया? अच्छा, तो चलिए साहब, क्या बात होती है? टर्मन ने जब आईक्यू का इंडेक्स दिया तो आईक्यू के इंडेक्स में आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है? पावर्ड बाय टर्मन, और टर्मन ने जब ये इंडेक्स दिया तो उस इंडेक्स के अंतर्गत कक्षा का एक वर्गीकरण किया। हर कक्षा के अंतर्गत 50% बच्चे क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि के। 16% बच्चे क्या होते हैं? उच्च बुद्धि के। 7% बच्चे क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि के। 2% बच्चे क्या होते हैं? और 16% बच्चे क्या होते हैं? 7% बच्चे क्या होते हैं? 2% बच्चे क्या होते हैं? भाई देखो, 16 और 7 23 और 2 25, और 16 7 23 और 2 25, 25 25 50, और 50 50 हो। बोलो कितना होया? 100। अब सबसे बड़ी बात, सेकंड ग्रेड का अगर आपने पेपर देखा हो, मॉर्निंग शिफ्ट का एक प्रश्न आया था कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में, ठीक है, +16 का मान होगा, जिसमें उत्तर पूछा गया था आपको 68.26 उसका उत्तर आया। तो वो मान यहां से आया, 16 यहां के जोड़े और 16 यहां के जोड़े, ठीक है? मैंने आपको एक कैटेगरी भी बताई थी। जब मैं आपको व्यक्तिगत भिन्नता बताऊंगा ना तो मैं उस सवाल भी करके दिखाऊंगा कि भाई ये सामान्य संभाव्य वक्र स्किनर के द्वारा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि देखो, अहंकार किसी चीज का नहीं, लेकिन फिर भी खुशी की बात यह होती कि राजस्थान के अंतर्गत जिस मास्टर ने पेपर हल कराया उसमें स्टार ट्रिक टिकाया। बोर्ड जो मानेगा वही राइट होगा, है ना? मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि मैं जिस गुरुजी के पास बैठा था, वो ये क्या फेंक रहे हो गुरुजी? अरे मुझे भाई साहब ऐसे सवालों से मैं पहले पंगा ले चुका हूं, है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना कि ये इंडेक्स के अनुसार ध्यान रखनी है कि हर कक्षा के अंतर्गत 50% बच्चे क्या होंगे? सामान्य बुद्धि के। 16% बच्चे होंगे उच्च बुद्धि के। 7% होंगे, और 2% हर कक्ष के अंतर्गत 2% बच्चे जीनियस होते हैं, ठीक है? 16% बच्चे वापस क्या होंगे बेटा? ठीक है, अल्पमंद बुद्धि, मतलब एक स्क्रू ढीला होता है इनका, बाकी ठीक ठाक। मंद बुद्धि 7%, 2% जड़ बुद्धि। तो ये कैटेगरी आपको बनानी है, और इसी इंडेक्स के माध्यम से हमें बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का कार्य करना है। हम बुद्धि लब्धि भी ज्ञात करेंगे, मानसिक आयु भी ज्ञात करेंगे, और वास्तविक आयु भी ज्ञात करेंगे। छाप डालो। तो ये सब कुछ टारगेट आपको जो करना है, आपको टर्मन के अनुसार ही वर्गीकरण रखना है। बाकी देखो, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का इंडेक्स कई लोगों के द्वारा दिया गया, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए। लिख लिया इनको? अरे भाई लिखा? ओके। कहां से आ रहे हो रे?
आगे बढ़े। मैथमेटिक वाले कितने बेटा आप में से? हाथ खड़ा करना। मैथमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैथमेटिक ठीक। सबसे बड़ा मैथमेटिशियन तो आगे बैठा है। हो गया? मेंस में भी है, प्री में भी है। वो जब हम विशिष्ट बालक पढ़ेंगे ना, है ना, विविध बालक या विशिष्ट बालक आपका टॉपिक का नाम है, उसमें पढ़ेंगे हम वो। व्यक्तित्व से पहले हम व्यक्तिक भिन्नता पढ़ेंगे, है ना। 1 घंटे का जो पॉइंट है उसमें पढ़ेंगे हम, है ना। चलिए सब आगे बढ़े। बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तैयार है हम सभी? ओके। लिखें, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष। हाँ, क्वेश्चन। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष। दस वर्ष है। वह मानसिक आयु 12 वर्ष है। एक बालक की वार्षिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि होगी। बोलो कितनी? वेरी गुड, होशियार हो यार आप तो। सूत्र क्या लगेगा? IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ये स्टेप 1 है। IQ ज्ञात करना, तो IQ की जगह IQ लिखेंगे, MA की जगह 12। मेंटल एज कितनी? 12। क्रॉनिकल एज कितनी? वार्षिक आयु कितनी? 10। और फॉर्मूले के 100, 0 से 0। बोलो 12 को 10 से गुणा किया तो IQ कितना आ गया? 120। बालक कौन सी बुद्धि का है? प्रखर बुद्धि। ये स्टेप 1 है। अब सभी इधर देखो, अगर आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी हो तो भी फॉर्मूला यही लगाना है। कभी आपको मानसिक आयु के लिए पूछ लिया जाए या कभी, ठीक है, कभी मानसिक आयु पूछ लिया जाए तो भी फॉर्मूला यही लगाना है, या कभी वार्षिक आयु पूछ लिया जाए तो भी फॉर्मूला यही लगाना है। जो चीज ज्ञात करनी है उसको x मान लीजिए और फॉर्मूले में रखकर आप सवाल को हल कीजिए। अब जैसे हम सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। अगर आपको IQ 120 दे रखा हो, MA आपको ज्ञात करना हो और CA आपको 10 वर्ष दे रखा हो, अब ज्ञात क्या करना है आपको? मानसिक आयु। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि IQ बराबर MA अपॉन CA मल्टीपल 100। IQ की जगह हम क्या रखेंगे? 120। MA की जगह हम क्या मान लेंगे? X। CA की जगह क्या रखेंगे? 10। और सूत्र वाले ये 100। दो पदों के बीच में अगर बराबर आ जाएगा तो बोलो क्या करेंगे? वज्र गुणा x का ट्रांसफर कर लो, हाँ या ना। x का ट्रांसफर हुआ तो वैसा आप x बराबर 120 को किसे गुणा करोगे? 10 से,
और ये ऊपर का पद एज इट इज एक्स के साथ वाला जो एक्स तो ट्रांसफर हो गया, 100 से बच गया, क्योंकि ये तो पद ऊपर से गुणा होगा, नीचे वाले से तो गुणा होगा नहीं, तो ये 100 वाली बात यहां आ गई। 0 से 0, 0 से 0, बोलो एक्स बराबर क्या मान आ गया हमारा, 12 वर्ष। तो बोलो मानसिक आयु कितनी, 12 साल। ठीक है, यही बात ध्यान में रखना। ठीक इसी प्रकार आपको अगर थर्ड स्टेप में आपको आईक्यू दे रखा हो 120 ही, एमए आपको दे रखा हो 12 वर्ष, कितना 12 वर्ष, और सीए आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आईक्यू बराबर एमए अपॉन सीए मल्टीपल 100। आईक्यू की जगह क्या रखोगे 120, एमए की जगह क्या रखोगे 12, सीए क्या मान लोगे एक्स और इंटू 100। वापस वही कंडीशन, एक्स का ट्रांसफर कर लीजिए तो पद बदल जाएंगे। ठीक है, ऊपर का पद एज इट इज आ जाएगा आपका। क्या करोगे 12 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 120, 0 से 0 और 12 से 12, बोलो शेष क्या बच गया 10। तो एक्स का मान क्या आ गया आपका 10 वर्ष। इसका मतलब एम ए कितना है, सी ए आपका कितना है 10 वर्ष। तो कोई भी बुद्धि लब्धि ज्ञात करो, वार्षिक आयु ज्ञात करो या मानसिक आयु ज्ञात करो, जो चीज ज्ञात करनी है उसको एक्स मानकर आप इसको हल कर सकते हो। ये एक नॉर्मल बेस है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि सारे सवाल जितने भी मैं 7 से 8 प्रकार के सवाल कराऊंगा, ठीक है, ये सारे सवाल बुद्धि लब्धि के इसी फॉर्मूले से होंगे, ये गलत है। मैं केवल यही सवाल है जो आपको एक सरल तरीके से आपको परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका, तो ये फॉर्मूला से कैसे हम हल करते हैं ये ध्यान रखना। बाकी हम रीजनिंग पद्धति से भी करेंगे, बिने साइमन के नियमों से भी करेंगे, ठीक है, और औसत पद्धति से भी करेंगे। तो ये चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। बनाओ फॉर्मेट। है यही समझाऊं कक्षा के बाहर? भाई तो समझा हुआ, तेरे को क्या समझाना, तेरी मनोवृत्ति टाइम पास की तो नहीं कहीं, है ना, लग रहा है पक्का। मैं तो कमजोर में हूं, ज्यादा तेज कर दूंगा, कल से मैथमेटिक्स में ही पढ़ूंगा। हाँ बार, जब तू पढ़ना चाहे। हाँ अभी मैं तो पढ़ा रहा हूं। हैं 12 पढ़ा दोगे मुझे पक्का? हैं पढ़ा दोगे तो बढ़िया, मुझे कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, इसमें भी पॉजिटिवनेस है ना। हो गया बेटा? तो सीधा सीधा ऐसा लॉजिक, मानसिक आयु और वार्षिक आयु देर की बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी। मानसिक आयु 12 साल है, वार्षिक आयु 10 साल है। फॉर्मूला का मामला यहां पर रखना है आपको, आई क्यू बराबर एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। 12/10 इंटू 100, बोलो मान क्या आ जाएगा 120। तो बुद्धि लब्धि कितनी हुई 120। अगर आपको बुद्धि लब्धि देर की हो, वार्षिक आयु देर की और मानसिक आयु ज्ञात करनी है, तो जो मानसिक आयु ज्ञात करनी है उसको हम क्या मान लेंगे एक्स, और फॉर्मूला एज इट इज लगाकर हम उत्तर ज्ञात करेंगे। ठीक है, एज इट इज आपको वार्षिक आयु में भी चीजें ध्यान में रखनी है। ये एक सिंपल पद्धति है जो आपको फॉर्मूले के अनुसार ही चीजें चलानी है। आगे बढ़े, दूसरे सवाल पर आ जाओ। हेडिंग डालें या सवाल लिखें। एक बालक की वार्षिक आयु 8 वर्ष है। एक बालक की वार्षिक आयु 8 वर्ष है और वह
बिने बुद्धि परीक्षण में बिने बुद्धि परीक्षण में 130 अंक प्राप्त करता है, तथा एक अन्य बालक जिसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह भी उसी बुद्धि परीक्षण में 130 अंक प्राप्त करता है, 130 अंक प्राप्त करता है, तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु ज्ञात करो। तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु ज्ञात करो। कितनी हो गया भाई? सीधी सी बात है, एक बालक जिसकी वार्षिक आयु 8 साल है और वो कोई टेस्ट देता है, कोई परीक्षा देता है जिसमें 130 नंबर लाता है। एक दूसरा बालक है वो 12 साल का है और वो भी वही परीक्षा देता है, उसके भी 130 नंबर आता है, तो 8 साल के बालक की मानसिक आयु क्या होगी? कितनी होगी? किसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर सकते हो आप। आ गया सभी को? ऐसा क्यों? तो इसको एज इट इज आप इससे देखो, रीजनिंग पैटर्न पर बात करनी है, यहां पर फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहां पर जैसे आर कोई बालक है और यहां पर एस कोई बालक है। आर कितने साल का है? 8 साल का। और एस कितने साल का है? 12 साल का। और दोनों के नंबर कितने हैं? आर ने परीक्षा दी तो भी 130 नंबर आए और एस ने परीक्षा दी तो भी 130 नंबर आए। आर 8 साल का फिर भी 130 नंबर ला रहा है, एस 12 साल का फिर भी 130 नंबर ला रहा है। इसका मतलब आर का दिमाग एस के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो एस की वास्तविक आयु आर की मानसिक आयु बन जाएगी। ठीक है, अब दिमाग में आके सर एस की मानसिक आयु कितनी? एस की मानसिक आयु 12 साल ही रहेगी, क्योंकि वो अपने आयु के ही सवालों को हल कर पा रहा है। ठीक है, ये 12 साल ही रहेगी, ये कम नहीं करनी आपको, है ना। तो ये याद रखना। जैसे मैथमेटिशियन कितने साल का है? 8 साल का। ये बिट्टू कितने साल का है? 12 साल का। दोनों के नंबर कितने हैं? 130 है। अब बिट्टू ने जो सवाल हल किए, अपनी उम्र के सारे सवाल हल कर लिए और 130 नंबर आए, जबकि ये मैथमेटिशियन 8 साल का फिर भी बिट्टू के सवालों के भी जवाब दे दिए। इसका मतलब इसका दिमाग 8 साल का होने के बावजूद भी 12 साल के बच्चे के बराबर चल रहा है। तो दोनों की मानसिक आयु कितनी बेटा? 12 साल ही रहेगी। करेक्ट, ये याद करना। तो उत्तर लिखो 12 साल। उत्तर कितना? 12 साल। यहां पर फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना। पीछे आवाज नहीं। किसी भी चीज को इतना भी हल्के में नहीं लेना कि भाई तुम उड़ने लग जाओ। वापस बोल। फॉर्मूले से नहीं आएगा बेटा, यहां रीजनिंग पैटर्न नहीं लगाना आपको। मैंने क्या कहा कि सारे सवाल फॉर्मूले से नहीं होंगे। यहां पर औसत पद्धति भी लागू करूंगा, रीजनिंग पैटर्न भी लागू करूंगा और बिने साइमन के नियमों से भी प्रश्न हल कराऊंगा, है ना। हम केवल एक की चीज के पीछे रहें तो वो संभव नहीं है। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को लिखना नहीं, पहले देखो सवाल कहना क्या चाहता है। ठीक है, तीसरा सवाल देखो। एक बालक की वार्षिक आयु 8 वर्ष है। एक बालक की वार्षिक आयु कितना है बेटा? 8 वर्ष है और वह 8 वर्ष के सभी प्रश्नों के
सही जवाब देता है, सही जवाब देता है। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 8 वर्ष की आयु के सभी प्रश्नों के सही जवाब देता है। ठीक है, ये याद करना। इस सवाल में भी आपको ये चीज मानसिक आयु को समझना है। मैंने आपको मानसिक आयु शब्द लिखाते समय क्या कहा था कि मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग बिने ने किया था 1908 में। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है कि बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु है। अगर 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के बराबर काम कर रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 साल है। तो यहां पर भी कंडीशन ध्यान रखना। अब इसमें समझो कि बालक की वास्तविक आयु कितनी दोस्तों? 8 साल है और वो 8 साल की उम्र के सारे सवालों के सही जवाब दे रहा है, इसका मतलब उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी आएगी? 8 साल ही है। अब आगे चेंज क्या होता है वो देखो कि एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 8 वर्ष के सभी प्रश्नों के सही जवाब देता है तथा 9 वर्ष के 3 प्रश्नों के, ठीक है, 9 वर्ष के 3 प्रश्नों के और 10 वर्ष के 2 प्रश्नों के तथा 12 वर्ष के 1 प्रश्न का सही जवाब देता है, सही जवाब देता है। तो 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु होगी 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु होगी। सवाल को पहले ढंग से पढ़ो, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। ठीक है, पहला पढ़ो, सवाल को पढ़ो अच्छे से कि एक बालक की वास्तविक आयु कितनी बेटा? 8 साल। 8 साल का बालक है और 8 साल के सारे सवालों के सही जवाब दे रहा है। ठीक है, 9 साल के 3 सवालों के, 10 साल के 2 सवालों के, 12 साल के 1 प्रश्न का सही जवाब दे रहा है। तो बालक की मानसिक आयु याद करनी है। ठीक है, कितनी है? 8 साल। गलत, हल तो करो। तुक्का मत मारो, पहले कॉपी पेन। हाँ, दूसरी चीज फॉर्मूला लागू मत करना। ऑप्शन कुछ नहीं है। देखो, जब कोई नई चीज सिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो आपको नई चीजों को नए तरीके से सीखने का ही प्रयास करना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार नहीं 4 बार पूछना है, लेकिन जिज्ञासा के कारण पूछना है आपको, टाइम पास कहीं नहीं करना। बताओ, सवाल हल करो। ग्यारह वर्ष। गलत। कितना? गलत। कितने? 8, 9, 10 हो गया तुम्हारा। समझो इधर कोई बस 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 परेशान क्यों हो रहे हो भाई? हम बैठा हूं, है ना? ठीक है, कोई जवाब देना है? बोलो। 9। चलिए साहब, इधर देखो, मैंने आपको क्या कहा कि सारे सवाल फॉर्मूले से हो, संभव नहीं होगा। यह सवाल है बिने साइमन से संबंधित। बिने साइमन ने 3 से 15 साल के बालक बालिकाओं की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए। वो 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। इस नियम से आपका ये सवाल हल होगा। ठीक है, ये याद रखना। 9 वर्ष होगी गुरुदेव, क्योंकि वो उस टाइम में सबसे ज्यादा जवाब दे पा रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली बात समझना। नॉट बिने साइमन ने 3 से 15 वर्ष के बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए निम्न नियम दिए। अब नियम कैसे दिए, नियम को सुनना। बालक कितने साल, कितने से कहां, कितना का है, 3 से 15। ये ग्रीन शर्ट वाला मोबाइल तेरे को पढ़ना है तो पढ़, पहले भी मैंने तेरे को टोका है इस बात के लिए। हैं? हाँ बेटा, नहीं 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 नहीं, तेरे को क्यों कहूंगा मैं, ग्रीन शर्ट तूने पहना ही नहीं है, खुद की पहचान ही भूल गया तू तो। और मैं तेरे को कहूं इतनी हिम्मत मेरे में ना, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, कांपता हूं तेरे साथ में। देखो, विनय साइमन ने 3 से 15 वर्ष के बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए निम्न नियम दिए। और नियम क्या थे? बच्चा टोटल कितने साल का है, 3 से 15 साल के बीच की कैटेगरी लेनी है आपको, क्योंकि 3 से 15 साल के बालक बालिकाओं को स्वतंत्र रूप से हम कोई परीक्षण नहीं दे सकते और बालक स्वतंत्र रूप से कोई परीक्षण हल नहीं कर सकता, तो उसमें शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे और बालक सवालों के जवाब देगा। अब बालक की कैटेगरी अलग अलग कर देते हैं। कैटेगरी में इसने कैसे कैसे नियम दिए जिससे ये सवाल हल होगा। पहले कैटेगरी समझना, अगर बालक 3 से 10 वर्ष का है के मध्य है हो तथा हो तो, है ना, हो तो मतलब बच्चा कितने साल, टोटल कितना, 3 से 15। लेकिन पहले नियम में समझना, अगर बच्चा 3 से 10 साल के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का या प्रत्येक सही प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर, सही जवाब देने पर, ठीक है, कितने महीने से, 2 माह से गुणा करना, ठीक है, ये याद रखना। बच्चा टोटल 3 से 15 साल का है। 3 से 15 साल के बालकों की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए हमें ये बात सीखनी है। पहला नियम, अगर बच्चा 3 से 10 साल के बीच का है और वो जितने सही प्रश्नों के जवाब देता है, माना कि 5 प्रश्न पूछे या 10 प्रश्न पूछे, 10 प्रश्न पूछे, उसमें से उसने 8 सवालों की या 3 सवालों के सही जवाब दिए, तो हर सही प्रश्न को कितने महीने से गुणा करना है, 2 महीने से गुणा करना, करेक्ट, ये याद करना। दूसरा नियम देखो, अगर बालक 11 से 12 वर्ष के मध्य है हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर कितने माह से, 3 माह से गुणा करना। कितने महीने से गुणा करना बेटा, 3 महीने से गुणा करना। तीसरा सवाल, या तीसरा नियम क्या है, अगर बालक 13 से 15 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर कितने, 4 माह से गुणा करना। ये 3 नियम अगर आपने अच्छे से यहां समझ लिए तो इसका मतलब ये सवाल हल होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात देखिए, बालक 3 से 15 साल के बीच का होना चाहिए और विनय ने क्या कहा था, 3 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं की मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए निम्न नियमों का फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर बालक 3 से 10 साल के बीच में है और सही प्रश्न का जवाब दे रहा है तो जितने सही प्रश्नों के जवाब देता है उसको 2 महीने से गुणा करना है। 11 से 12 साल के बीच में है तो जितने सही प्रश्नों के जवाब दे रहा है उसको 3 महीने से गुणा करना है। 13 से 15 साल का है तो उसको हर सही प्रश्न के लिए 4 महीने से गुणा करना है। अब इस सवाल को मैं आपके सामने प्रैक्टिकली समझा देता हूं, ठीक है, समझो। देखो, अब दोस्तों याद रहे, बालक कितने साल का है, टोटल 8 साल का है, और 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के सभी प्रश्नों के सही जवाब दे रहा है, इसका मतलब पहली बार उसकी मानसिक आयु कितनी है, 8 साल है, करेक्ट, ये याद करना। फिर याद करना 9 वर्ष के कितने प्रश्नों के जवाब दे रहा है,
3 साल है, तो बोलो इंटू कितने महीने से करोगे, 2 महीने के। इसका मतलब कितने महीने हो रहे हैं यहां पर, 6 महीने हो रहे हैं। 10 साल में कितने प्रश्नों के जवाब दे रहा वो, 2 प्रश्नों के, तो इंटू कितने महीने करोगे, 2, तो बोलो कितना आएगा यहां पर, 4 आएगा। 12 साल में कितने साल के सवालों के जवाब दे रहा, 1 प्रश्न का सही जवाब दे रहा है। इसका मतलब इंटू कितना करोगे यहां पर, ठीक है 3 करोगे, बोलो उत्तर कितना आएगा, 3। अब बच्चा कितने साल का था, मुझे एक बात बताओ, बच्चा कितने साल का था बेटा, 8 साल का। और 8 साल के बालक की मानसिक आयु भी कितनी है, 8 साल ही है, प्लस, ठीक है 6 महीने कहां के आए, एक तो पहले 9 साल में 6 महीने के काउंट हुए, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 3 कितने हो गए, सारे महीनों को जोड़ लिया। अब ऐसा हमारे पास में 8 वर्ष और 13 महीना है, तो 13 महीने को हमने 12 महीनों में साल में कन्वर्ट कर देंगे, हम 12 का भाग दे देंगे। तो भाई साहब कितना, 1 वर्ष 1 महीना आया, तो 1 वर्ष 1 महीने को किस में जोड़ देंगे हम, 8 में। तो बोलो मानसिक आयु कितनी आ जाएगी हमारी, 9 वर्ष 1 माह। बोलो ये फॉर्मूले से कभी नहीं होगा, ये बिने साइमन ने ये याद रखना, क्योंकि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला तो टर्मन का है, और टर्मन ने 1916 में दिया, और बिने की मौत कब हो गई, 1911 में हो गई, और ये नियम इसने कब दिए थे, 1905 में ही दे दिए थे, क्योंकि 1905 में तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला बना ही नहीं था। तो आपको ये तीनों कथन जो हैं, इन तीनों कथनों के आधार पर आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का क्या काम करना है। बोलो सवाल समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब मैं इसको पूरे डिटेल में कर रहा हूं, याद रखना। मानसिक आयु कितनी, मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है। पहले वास्तविक आयु लिख लो, वास्तविक आयु कितनी बेटा, वास्तविक आयु 8 वर्ष। मानसिक आयु कितनी, मानसिक आयु 8 वर्ष प्लस आगे देखो 9 माह है। अब 9 वर्ष के अंतर्गत ये 9 वर्ष है, 9 वर्ष में कितने सवालों के जवाब, 3 इंटू 2 माह। बोलो टोटल महीना कितना हो गया, 6 माह। ये इसमें काउंट करना है आपको। 10 वर्ष में आ जाओ, ठीक है 2 इंटू 2 माह बराबर टोटल महीना कितना हो गया, 4 माह। 12 वर्ष, 12 वर्ष के अंतर्गत 1 इंटू 3 माह, टोटल महीना कितना हो गया, 3 माह। टोटल महीने काउंट कर लो, 13 माह। 13 माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, बोलो 12 माह का क्या दे देंगे, भाग। बोलो 1 वर्ष 1 माह आया। अतः मानसिक आयु बराबर 8 प्लस 1 वर्ष 1 माह। बोलो कितना हो गया, 9 वर्ष 1 माह। कंप्लीट। तो ये आपको इस फॉर्मूले से न करके आपको इन नियमों के आधार पर हल करना। छापो। बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है तो मानसिक आयु आ गई, मानसिक आयु में वो फॉर्मूला लगाकर बुद्धि लब्धि ज्ञात कर लो।
पुष्पेंद्र गुजर, सर 8 साल की उम्र में है ना सभी क्वेश्चंस को हल ना करके केवल 4 क्वेश्चन हल करता। कितने? 4 क्वेश्चन हल करता। 8 साल का बच्चा है और केवल 4 ही क्वेश्चन हल कर रहा है, ठीक है, तो भी 2 महीने से गुणा करते हैं और उसके बेसिक मानसिक आयु 7 वर्ष मानते हैं। जितने प्रकार के मैं आपको सवाल करा रहा हूं ये सारे फॉर्मूले के अनुसार नहीं करने हैं, आपको सवाल की प्रकृति देखनी है, उसके बाद में आपको सवाल हल करना है। आपको चेंज सर कैसे पता चलेगा कि कितने प्रश्न पूछते हैं? जब बालक की मानसिक आयु का पता चलता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि 10 प्रश्न पूछने हैं कि 5 प्रश्न पूछने हैं। सवाल की प्रकृति को आपको खुद को ही पहचानना है, भाई इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना या नहीं लगाना। बोलो। वास्तविक आयु चेंज होनी चाहिए। कैसे हैं? अरे भाई 8 साल का 10 साल का, हाँ हाँ, ज्यादा सोचना भी हानिकारक हो जाता है। बिल्कुल, आप जो उनको समझा रहे हो मैं सब कुछ देख रहा हूं, है ना। मानसिक आयु किसे कहते हैं ये आपने जानने की कोशिश करी। मानसिक आयु कहते किसे हैं? मेरी बात को सुनो, आपकी बात में समझ गए, मेरी बात को सुनो आप, फिर आप अपना उत्तर देना। मानसिक आयु का मतलब यह होता है कि बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु है, ठीक है। बालक कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का बच्चा 8 साल के सारे सवालों के सही जवाब दे रहा है। 9 साल के 10 प्रश्न पूछे, माना कि 10 प्रश्नों में से केवल 3 का ही सही जवाब दिया। 10 साल के प्रश्न पूछे, उसमें से 2 का ही सही जवाब दिया। 12 साल का 1 का ही सही जवाब दिया, और बच्चा 8 साल का ही है, ठीक है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 साल ही रहेगी। मैं तो खुद ही देख रहा हूं, सवाल मैंने लिखा तो देखना क्या है। किसकी? अरे सुन भाई, प्रश्न की आयु नहीं है, ठीक है, बालक की मेंटलिटी का पता चल रहा है। आपकी जो आज की जो उम्र है ना, आपकी उम्र से 1, 2, 3 साल 3 लोगों से बात करो, आपकी उम्र के सारे सवाल को आप सही जवाब दे रहे हो, करेक्ट। प्रश्न की आयु का लेना देना ही नहीं यहां पर। आपका मेंटल जो काम कर रहा है ना, आपकी उम्र के बराबर पूरा काम कर रहा है। आपसे 1 साल बड़ा है, उसने सवाल पूछे, माना कि 10 सवाल पूछे, उसने 3 ही जवाब दिए आपने, इसका मतलब आपका दिमाग आपकी 1 साल की आयु के अधिक जो उम्र का बच्चा है उसके 3 सवालों के सही जवाब दिए, इसका मतलब आपकी मेंटलिटी उससे कुछ न कुछ तो मैच खाती है। 2 साल बड़ा 2 ही सवालों के जवाब, 3 साल बड़ा 1 साल का सही जवाब, इसका मतलब आपकी वास्तविक आयु या प्रश्नों का लेना देना नहीं है। यहां पर आपको मेंटलिटी से समझना है। मेंटलिटी समझने के लिए ही बिने के द्वारा, बिने साइमन ने कितने परीक्षण दिए? ये 3 नियम दिए। यहां पर हम चाहे मैं मेरी मर्जी से कह दूं कि भाई चीज यही है, या आपके कहने के अनुसार मैं इन चीजों को चेंज कर दूं, लेकिन बिने तो चेंज नहीं होगा ना। ये बिने ने तो मेरा बात चलेगा न आपका बात चलेगा। ये 3 कथन फिक्स है, इसका मतलब फिक्स है। और यहां पर प्रश्नों की आयु नहीं है।
अगर प्रश्नों की आयु है ना, तो इसी सवाल को हल करने के बाद मैं आपको एक सवाल और सिखाता हूं, उसके अंतर्गत आप प्रश्नों की आयु का या किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, एज इट इज सवाल जिसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आपकी मेंटलिटी मतलब आप कितने प्रश्नों को सही जवाब कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट है, कितने? 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आप पूरे पूरे जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपकी मानसिक आयु या आपका दिमाग उस सब्जेक्ट में अच्छा चलता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने 45% सही जवाब दिए, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपका दिमाग 45% ही चल रहा है। और वैसा आपके सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, आपके दिमाग की बात हो रही है कि किस क्षेत्र में आपका दिमाग कितना कितना चलता है। तो ये इसीलिए तो नियम दिए, अगर ये नियम ना हो तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा, ये याद रखना। अब इसी फॉर्मूले को एक बार आप इसको पूरा कीजिए, फिर एज इट इज एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें आपको ये पता लगाना है कि इसमें करना क्या है। उतार लिया इसको? बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, जल्दी से बंद कर देगा। प्रश्नों के माध्यम से केवल और केवल बालक की मानसिकता का ही पता चलता है कि बालक किस लेवल का काम करने में सक्षम है। आपके घर परिवार का कोई छोटा सा बच्चा होता है, आपके सारे सवालों के जवाब दे देता है, लेकिन बाहर के कोई सवाल पूछ लिया जाए, जैसे घर परिवार की सारी बातें उसको पता है, लेकिन बाहर के रीति रिवाजों के, बाहर की परंपराओं को, जैसे करंट जीके का कोई प्रश्न है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बोलो जवाब देगा क्या वो? इसका मतलब उसकी मेंटलिटी घर तक सीमित है, बाहर के वातावरण से संबंधित घटनाओं के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो हम उसकी मेंटलिटी के बारे में पता लगाएंगे सवालों के माध्यम से। बोल मेंटलिटी का पता कैसे चलेगा? सवालों के माध्यम से। तो सवालों की आयु नहीं होती, यहां आयु किसकी है? बालक की, और वो भी उसकी मानसिक आयु है कि बालक जितने सवाल हल कर रहा है उसी से उसकी मेंटलिटी का पता चलता है। आपके सामने 100 सवाल आए तो 100 सवालों की आयु थोड़ी है, वहां आपने 60 प्रश्न किए, इसका मतलब आपका दिमाग 60 प्रश्नों तक ही चला। ये चीजें देखनी है यहां। तो बोलो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी? 9 साल 1 वर्ष, करेक्ट? चलिए साहब, 9 वर्ष 1 महीना है ना। अब देखो इसी प्रकार का एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इधर देखें सभी, एक बालक के वास्तविक आयु 10 वर्ष है। इधर देखें बेटा सभी, सीखना तो बड़े तरीके से सीखना है और बड़े मजे से, ताकि हमें कभी भी किसी भी चीज का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, और वह 7 वर्ष के सभी प्रश्नों के सभी प्रश्नों के सही जवाब दे रहा है या जवाब देता है, लेकिन 8 वर्ष की आयु के आधे प्रश्नों के ही सही जवाब दे पाता है। तो बालक की मानसिक आयु व आईक्यू ज्ञात करो। सवाल को अच्छे से समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा है। बालक कितने साल का बेटा? 10 साल का।
और कितने साल के सारे सवालों के जवाब दे रहा है? 7 साल। और 8 साल के आधे सवालों के ही सही जवाब दे रहा है। तो बालक की मानसिक आयु ज्ञात करने के साथ साथ बुद्धि लब्धि भी ज्ञात करनी है। बोलो ज्ञात करो। हैं? कितनी मानसिक आयु? कितनी? 7.5। मानसिक आयु कितनी? 7.5। बिल्कुल एक्यूरेट। अब 7.5 मानसिक आयु आ गई तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में दिक्कत आएगी नहीं। 7.5 बटे 10 इंटू 100 75। अब किसके पल्ले नहीं पड़ा वो ध्यान दीजिएगा। जिनके भी पल्ले नहीं पड़ा ना वो ध्यान दो। बच्चा कितने साल का बेटा? 10 साल का बच्चा है। ये 10 साल का लड़का, वास्तविक उम्र इसकी 10 साल है, लेकिन 7 साल के बच्चे के सारे सवालों के जवाब दे पाता है। इसका मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी? बच्चा कितने साल का है? 10 साल का है, फिर भी 7 साल के बच्चे के सारे सवालों के जवाब दे पाता है। ठीक है, तो इसका पहली बार मानसिक आयु कितनी? इसकी 7 ही रहेगी। तथा 8 साल के जितने भी सवाल, 8 साल के बालक ने जिससे जितने भी सवाल पूछे उसके केवल आधे सवालों के जवाब। अब मुझे बताओ आधे का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब क्या होता है? 0.5। बोलो 7 साल तो पहले ही थी और आधे का मतलब 0.5। बोलो टोटल कितनी हो गई? 7.5। ठीक है, 7 वर्ष। ठीक है, 6 माह वाली बात 7.5 की बात हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब 7.5 हमारे पास में आ गई तो हम बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाकर हम बुद्धि लब्धि याद कर सकते हैं। फिर दिमाग में आता सर हम तो ऐसा नहीं चाहते, तो मत करो, कोई बात नहीं। बोलो इस सवाल में हमें बुद्धि लब्धि कितनी देर की? 2। कितनी देर की? 2। याद रखना, एक 10 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बालक के सभी प्रश्नों के सही जवाब देता है तो मानसिक आयु 7 साल। तथा 8 साल के आधे प्रश्नों के सही जवाब देता है, इसका मतलब आधी मानसिक आयु। तो यहां से भी जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? 7 + 8 बटे 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7 और 8 कितना हुआ? 15। 15 बटे 2 कितना हुआ? 7.5। वापस वो की वही बात आ गई। तो मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं आज के इन सवालों में कि आप सिर्फ और सिर्फ, हम क्या करते हैं कि गाइड में लिखा हुआ है या किसी गुरुजी ने पढ़ा दिया IQ बराबर MA/CA × 100, भाई साहब हो गया बेड़ा पार। नहीं हो सकता। हमें गुरुजी से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा तो ही हम सफल होते हैं, बाकी नहीं हो पाता। अब देखो यहां पर आ जाओ, इसी प्रकार का एक सवाल और भी दूंगा ताकि आपकी मेंटेलिटी में और चीजें आए। देखो वास्तविक आयु कितनी बराबर है? 10 वर्ष है। अब मानसिक आयु याद कर लो। मानसिक आयु क्या करेंगे? 7 + 8 बटे 2, 15 बटे 2 बटे कितनी बराबर कितनी होगी? 7.5। तो मानसिक आयु तो ये आ गई। एक सवाल तो ये हल हो गया। और IQ बराबर MA/CA × 100। बोलो IQ की जगह IQ रख दिया, 7.5 रख दिया, 10 रखा और भाई साहब 100 लगाया, पॉइंट हटाकर 0 बना दिया। 100 से 100। बोलो IQ कितना हो गया? 75। करो। क्या सही है? अच्छा,
तो मानसिक आयु 7.5 और बुद्धि लब्धि 75। हो गया? आगे वाला एक सवाल देखें। पूछो। बच्चा कितने साल का? 10 साल का। उत्तर कितने साल के सही 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 उत्तर कितने साल के बच्चे के दे रहा वो? तो पहली बार मानसिक आयु कितनी? और 8 साल के कितने प्रश्न है? आधे। आधे का मतलब क्या होता है? 0.5। अब 7 साल तो पूरे हैं, 8 साल के आधे मतलब 0.5। बोलो मानसिक आयु कितनी? 7.5। अगर ऐसा नहीं करेंगे, 7 और 8 को जोड़ दिया, कितना हुआ? 15। 15 में 2 को भाग दिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये बात इसके अंदर। गुरुदेव प्रश्न तो सब समझ में आ गए, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि ब्रेन ने प्रश्न किस टाइप से सेलेक्ट करे कि ये प्रश्न उस उम्र से पूछना। केवल सिंपल जो मैंने 3 कथन लिखे हैं, ये 3 कथन ही प्रश्नों का निर्धारण करेंगे। चाहे अगर जो मैंने सवाल बताया ना, इसमें जैसे 9 साल की उम्र में 6 प्रश्न कर दो, 10 साल की उम्र में 12 प्रश्न कर दो, या 12 साल की उम्र में 5 प्रश्न कर दो। जितने प्रश्न सही कर रहा है उतने प्रश्नों को 2 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, 3 से गुणा करना या 4 से गुणा करना आयु के अनुसार। ये तो मेरे मर्जी का सवाल है, ठीक है, कि भाई साहब 9 साल में 3। ये सवाल सीटेट के अंतर्गत आया हुआ, डीएसएसबी में आया हुआ। अब 9 साल का बच्चा 6 प्रश्नों का हल कर रहा है। 10 साल का बच्चा का जो सवाल है वो कितने? 12 प्रश्न है, तो 12 इंटू 2 कर दोगे। और 12 साल का जो बच्चा है, ठीक है, वो कितने? 3 महीने से गुणा करना, तो वो माना कि 8 प्रश्न सही कर रहा है। इसका मतलब क्या करोगे? जितने प्रश्न उतने महीने से गुणा, सबको जोड़कर, ठीक है, उसको साल में कन्वर्ट कर लो, तो वास्तविक आयु में जितना भी उत्तर आएगा उसको जोड़ो, आपका मेंटल एज सामने आ जाएगा। अब एक सवाल देखो, सवाल आपकी योग्यता के अनुसार सवाल से समझना। एक बालक की वास्तविक आयु कितनी बेटा? 10 वर्ष है, और अंग्रेजी में उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के बराबर है, तथा अन्य विषयों में उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष के बालक के बराबर है, ठीक है, 10 वर्ष के बालक के बराबर है, ठीक है, 10 वर्ष के बालक के क्या है? बराबर है। सर इनमें एक लाइन और आ जाती है कि 9 वर्ष के भी आधे सवालों को हल करता है, तो 8 + 7 + 9 या 2 का भाग देते हैं। और भाई साहब 2 का क्यों देते? 3 का देते, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। वही फॉर्मूला मैं यहां पर लगा रहा हूं। इसको सवाल को देखो कैसे। एक बालक की वास्तविक आयु 10 साल है और अंग्रेजी में उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के बराबर है, तथा अन्य विषय में उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष के बालक के बराबर है, तो 10 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि होगी।
मैथमेटिशियन बोल नहीं रहा तू आज, टेंशन करा दी। मैं कहीं टेंशन कराई भाई? आवाज नहीं। सवाल को अच्छे से देखें। बालक कितने साल का है? 10 साल का। अंग्रेजी में उसकी मानसिक आयु कितनी? 8 साल। अन्य विषय में मानसिक आयु कितनी? 10 साल के बच्चे के बराबर। तो बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है। कितने कितने? 90। गुरुदेव, यदि 8 वर्ष का बालक 10 वर्ष के बालक के आधे प्रश्नों के सही आंसर देता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। आठ साल का बच्चा 10 वर्ष के बालक के आधे प्रश्नों के, तो 0.5 में जड़ हो जाओगे आप। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, सवाल को समझ लिया? अरे इसको समझा या नहीं समझा? 90 उत्तर आए? किन किन के नहीं आए? हाथ खड़ा करो। ठीक है, कुछ नहीं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मानसिक आयु कितनी देर की? 2। तो हमें कितनी चाहिए? 1। देखो, बच्चा कितने साल का है? 10। अंग्रेजी में मानसिक आयु कितनी? 8। मतलब 10 साल का बच्चा जिसका अंग्रेजी में दिमाग 8 साल के बच्चे के बराबर चलता है, और अन्य विषय में उसका दिमाग 10 साल के बच्चे के बराबर ही चलता है। तो अन्य विषय में मानसिक आयु 8 है, इसे अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 है, और अन्य विषयों में 10 है। अब मानसिक आयु 2 देर की, दोनों अलग अलग देर की। तो हम क्या करेंगे? 8 और 10 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलो, औसत मानसिक आयु उस बच्चे की कितनी आएगी? 9 वर्ष आएगी। 9 बटे 10 इंटू 100 बराबर 90। अब दिमाग मत तक ना बाबा ना, तो वैसे आप कुछ मत करो, अंग्रेजी में बुद्धि लब्धि अलग याद करो, क्योंकि अंग्रेजी की बुद्धि लब्धि 8, मानसिक आयु 8 है, वास्तविक आयु 10 है। 8 बटे 10 इंटू 100 बराबर 80। अन्य विषय में बुद्धि लब्धि अलग याद करो। ठीक है, अन्य विषय में मानसिक आयु कितनी? 10। वास्तविक आयु कितनी? 10। तो 10 बटे 10 इंटू 100 बराबर कितनी? 100। अब मानसिक आयु हमें बुद्धि लब्धि कितनी बार याद कर ली हमने? 2। एक बार कितनी आई? 80। दूसरी बार कितनी आई? 100। 80 और 100 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। बोलो, टोटल कितनी हुई? 180 हुई। तो कितनी बार ज्ञात की? 2 बार। 2 का भाग दे दो। यही बात है, कहीं पर भी उलझने वाली बात ही नहीं है। तो बोलो, देखो, वास्तविक आयु कितनी बेटा? वास्तविक आयु 10 वर्ष, और मानसिक आयु, ठीक है, अंग्रेजी प्लस अन्य विषय 8 प्लस 10 बटे 2 बराबर टोटल कितनी आ गई? ठीक है, 18 बटे 2 बराबर 9 वर्ष। कितनी? ये 9 वर्ष आ गई। अब आई क्यू याद कर लो। आई क्यू बराबर MA/CA इंटू 100। आई क्यू बराबर, ठीक है, 9 बटे 10 इंटू 100। 0 से 0। आई क्यू बराबर कितना हो गया? 90। चलिए साहब, अंतिम सवाल आप देखें। एक बालक की मानसिक आयु x है और वार्षिक आयु भी x है, तो बालक की बुद्धि लब्धि होगी। एक बालक की मानसिक आयु कितनी? x,
वास्तविक आयु कितनी x, तो बुद्धिलब्धि कितनी होगी? बालक कौन सी श्रेणी में आएगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि ऐसे सवालों को आपको अलग अलग पद्धति से देखना है, केवल फॉर्मूले के ऊपर ही नहीं बैठे रहना कि फॉर्मूले से हम हर प्रकार का सवाल करेंगे। 2014 सीटेट साइंस के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था, वो बारंबारता सारणी, जब आपने 9वीं 10वीं कक्षा में थे, बारंबारता सारणी से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें एक 5-25 पन्नों की एक सारणी आती थी, जिसमें आप 2 का मान, 3 का मान, 1 का मान, निश्चित मान दे रखा था। 1 का मान जैसे 67 होता है ना, 2 का मान 98.2 के लगभग होता है, 3 का मान 123.24 होता है। तो ऐसे फिक्स मान थे। अब दिमाग में आता है सर ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं। अरे भाई साहब, सीटेट में पूछा जा सकता है, तो एग्जामिनर की खोपड़ी में कोई नहीं घुसा। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित सवाल आपने जिंदगी में नहीं देखा। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित सवाल आपने कभी नहीं देखा। कि भाई साहब ये सवाल भी आ सकता है, क्या सामान्य संभाव्य वक्र है क्या चीज, साला यही पता नहीं है आपको, तो फिर भी प्रश्न आ गया ना। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। हमें कितना आता है ये जरूरी नहीं होता है, हमें क्या नहीं आता है ये जरूरी होता है। ठीक है, ये याद रखो। तो ये सवालों का परंपरा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मैं फिर वापस उसी टारगेट पे लाता हूं। अब आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? कितने? कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक, 2 ही प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत के कितने प्रकार? 2। शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक के कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा शाब्दिक है, आर्मी बीटा अशाब्दिक है। दोनों चीजें अलग अलग है। और कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत का है, कौन सा परीक्षण सामूहिक का है, कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक है, कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक है, कौन सा परीक्षण आर्मी अल्फा शाब्दिक है, कौन सा परीक्षण आर्मी बीटा अशाब्दिक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक बुद्धि परीक्षण की शीट मिली, हाँ या ना? उसके अंतर्गत मैंने आपको एडवांस में उपलब्ध करवा दी, ताकि आपको इन चीजों से मुक्ति मिल जाए कि उसमें कितने वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा परीक्षण किसने दिया, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, सामूहिक है या व्यक्तिगत का है, ताकि पूरा वर्गीकरण आपको एक साथ में मिल गया। ठीक है, लिखने की झंझट से आपको मुक्ति मैंने पहले ही दे दी। करेक्ट, ये याद करना। अब देखो बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अच्छा, बुद्धि के वर्ष कितने होते हैं बेटा? कितने? बुद्धि के वर्ष कितने होते हैं? बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं, बेसिल वर्ष और टर्मिनल वर्ष, जिसे हम आधार वर्ष भी कहते हैं। बेसिल वर्ष को हम आधार वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, देखें बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार है। पहला कौन सा बेटा? व्यक्तिगत परीक्षण। और दूसरा कौन सा? सामूहिक परीक्षण। अच्छा, व्यक्तिगत परीक्षण के कितने प्रकार हैं? 2। पहला कौन सा? शाब्दिक। दूसरा कौन सा? अशाब्दिक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शाब्दिक परीक्षण किसके लिए होता है? शाब्दिक परीक्षण किसके लिए होता है? पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाने के लिए। और अशाब्दिक परीक्षण का किसके लिए होता है? अनपढ़ लोगों की मानसिकता का पता लगाने के लिए। क्या अशाब्दिक परीक्षण के माध्यम से पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की मानसिकता का पता लगा सकते हैं? तो हां, 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है। अशाब्दिक परीक्षण के माध्यम से पढ़े लिखों के साथ साथ अनपढ़ की मानसिकता का भी पता लगा सकते हैं। यह आपको थोड़ा सा सहज वृत्ति से समझना भी है। देखो, आप जैसे के लिए कौन सा शाब्दिक परीक्षण होता है और मेरे जैसे मूर्खों के लिए क्या होता है? बोल गए हो, है ना? मतलब हर चीज के लिए तैयार हो, है ना? सही पकड़ा है। तो देखो, किसके लिए? पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक। और इसमें किसका? शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग। शब्द एवं वाक्यों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यह ध्यान रखना, यहां पर अनपढ़ लोगों की
मानसिकता का पता लगाने में सहायक है। यहां पर किसका प्रयोग होता है? संकेत एवं चित्रों का। किसका प्रयोग होता है? संकेत एवं चित्रों का। मतलब इशारों में समझाने का प्रयास किया जाता है। पढ़ नहीं सकता, बोल तो सकता है। एक मूवी है 3 इडियट, है ना, रणछोड़ दास छाछड़ कहाँ रहते हैं, है ना, पढ़ा लिखा होता तो मैं ये बेचता क्या, इसको पढ़ना नहीं आता, अरे बोलना तो आता है। तो प्रश्न पूछो, कोई भी चीज दिखाओ, गधा है कि बकरी, सब नजर आएगा तो बोलेगा। 2 चीजें आती है। फिर आता है आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा, अच्छा अल्फा बीटा गामा ये कोई किरणें होती है ना, है ना, अल्फा किरणन, बीटा किरणन, गामा किरणन, साला बैंड बजा के रखी है जीवन की। अल्फा बीटा गामा में खो गए, है ना, फिजिक्स वाले। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा जो परीक्षण होता है वो शाब्दिक होता है। कौन सा होता है बेटा? शाब्दिक होता है। ये कौन सा होता है? अशाब्दिक होता है। इसका जो प्रयोग हुआ है, याद रखना, पढ़े लिखे सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक। अब दिमाग में आता है सर सैनिक तो सारे पढ़े लिखे होते हैं। अरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये परीक्षण बने। जिन सैनिकों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था उनको पढ़ा लिखा माना गया, जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था उन्हें अनपढ़ माना गया। ठीक है, ये याद रखना। 16,000 से प्लस सैनिकों के ऊपर ये परीक्षण हुए। और इसका याद रखना, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रथम प्रयोग 1916 में, प्रथम विश्व युद्ध में, युद्ध के दौरान किया गया। तो ये बातें ध्यान रखो। फिर इसमें आ जाओ, अनपढ़ सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के हैं? 2, व्यक्तिगत और सामूहिक। 2 इसके भी भाग है, 2 इसके भी भाग है। ठीक है, कौन सा परीक्षण किसमें है, व्यक्तिगत का है, सामूहिक का है, शाब्दिक है कि अशाब्दिक का है, ये पूरी आपको जो लिस्ट दी है इसके अनुसार ही आपको पेज जोड़ना है। ठीक है, छाप डालो।
बना लिया फॉर्मेट। बुद्धि के वर्ष कितने होते हैं? तो 2, बेसिल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि के वर्षों की संख्या होती कितनी होती है? 2। देखो बेसिल वर्ष जिसे हम आधार वर्ष भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है टर्मिनल वर्ष। क्या होता है बेटा? टर्मिनल वर्ष। बुद्धि के बारे में देखो, मानसिक आयु, वास्तविक आयु। मानसिक आयु के 2 वर्ष जिसे हम समझते हैं बेसिल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। वास्तविक आयु को हम तैथिक आयु, डेट, कौन सा बेटा? तैथिक आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या कालानुक्रमिक आयु। कौन सी? कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। मतलब समय के अनुसार आपकी आज की डेट क्या है, वो चीजें। तो ये याद करना, आगे बढ़े, लिखें बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। अंतिम पड़ाव बुद्धि के संबंध में, फिर हम इसी से जुड़ा हुआ एक भाग है इमोशनल इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। पहला कौन सा? बेसिल वर्ष या आधार वर्ष। इधर देखें सभी एक बार नजर इधर। सर क्लास का टाइम क्यों चेंज कर दिया? मैंने नहीं किया, मैनेजमेंट की व्यवस्था है। तो ठीक है, देखो बेसिल वर्ष किसे, कॉमन सेंस से केवल इतना सा जान लो कि अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है, अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या होती है? अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसिल वर्ष कहते हैं। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है तो बोलो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिल वर्ष कहते हैं। जैसे 15 वर्ष का बालक 18 वर्ष के बालक के सवालों के जवाब दे रहा है, तो बोलो कौन सी? बेसिल वर्ष या आधार वर्ष। दूसरा था टर्मिनल वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। अगर 18 वर्ष का बालक 15 वर्ष के बालक के सवालों के भी जवाब नहीं दे पाए तो बोलो कौन सा वर्ष है? वो टर्मिनल। मानसिक आयु ज्यादा है, बेसिल वर्ष। मानसिक आयु अपनी वास्तविक आयु से कम है तो टर्मिनल वर्ष। लिखें बेसिल वर्ष में अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से क्या अधिक हो तो उसे बेसिल वर्ष कहते हैं। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसिल वर्ष कहते हैं। जैसे 15 वर्ष के बालक द्वारा 18 वर्ष के बालक के सवालों का जवाब देना। 15 साल का छोरा 18 साल के छोरे के सवालों के जवाब दे रहा है, बोलो उसे हम क्या कहेंगे? बेसिल वर्ष में काउंट करेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको बेसिल वर्ष के नाम से जानेंगे। दूसरा वर्ष है टर्मिनल वर्ष। कौन सा वर्ष? टर्मिनल वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष कहते हैं। जैसे 18 साल के या 18 वर्ष के बालक द्वारा 15 वर्ष के बालक के सवालों के जवाब न दे पाना। तो ये छोटा सा स्टेप है कि बुद्धि के वर्ष कितने? तो 2।
और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बुद्धि का पॉइंट समाप्त होता है। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट आ जाओ, संवेगात्मक बुद्धि। कौन सा बुद्धि? संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, इमोशंस इंटेलिजेंसी या इमोशनल इंटेलिजेंसी, इमोशंस इंटेलिजेंसी, संवेगात्मक बुद्धि। इधर देखो, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कुछ बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जॉन मेयर और पीटर सेलो को जाता है 1990 में। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है 1995 में। जिन्होंने 1995 में, डेनियल गोलमैन ने 1995 में एक पुस्तक की रचना की थी कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का पहली बार विचार किसने दिया? व्यान्य प्यान्य, ये साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, सही में का क्या मतलब है तो है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का पहला जो शब्द था, ये यूटिलाइज किसने किया था? व्यान्य प्यान्य ने, लेकिन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बताइए। संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय 1990 में जॉन मेयर एवं पीटर सेलो को जाता है, जिसे हम पीटर सेलो भी कहते हैं। 1995 में संवेगात्मक बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किसने किया था? डेनियल गोलमैन। किसने बेटा? डेनियल गोलमैन, जिन्होंने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों इस पुस्तक की रचना की। अब खोपड़ी में विचार पैदा होने लगते हैं कि आखिरकार ये संवेगात्मक बुद्धि है क्या चीज? कुछ भी नहीं, केवल और केवल दो बातें याद कर लो, संवेगात्मक बुद्धि ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। पहले इसका सीधा सीधा अर्थ समझो, फिर मैं इसका टेढ़ा अर्थ बताता हूं। ठीक है, संवेग उत्पत्ति के दौरान किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया या योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेग उत्पत्ति के दौरान आपके द्वारा किसी भी समस्या का कोई भी समाधान किया जाता है तो बोलो वो क्या है बेटा? संवेगात्मक बुद्धि है। गुस्सा आ रहा है, फिर भी आप कोई काम कर रहे हो, अब वो काम सही होगा गलत होगा, यही आपकी संवेगात्मक बुद्धि है। ज्यादा ही खुश हो, हम कहते हैं ना जोश में होश नहीं खोना, तो खुशी के दौरान में भी हमें किसी से कोई वादा प्रॉमिस नहीं करना, है ना। सातों जन्म निभाऊंगा ऐसा कोई वादा नहीं करना, एक जन्म निभ जाए वही मोटी बात है ना। मेरे घर पे जो धर्म की पत्नी है वो कहती रोज अपने 100 जन्मों का साथ हम, क्योंकि बिल्कुल है, और ये अपना 100वां जन्म है ना। भाई नहीं झेल सकते, चीज लाइफ में वेरिएशन चाहिए, है ना। नहीं कैसे जिए, है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, क्या कपड़े तुम एक जिंदगी में एक ही कपड़ा पहन सकते हो? तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जिंदगी की बात हो रही, लाइफ की बात हो रही, जीवन की बात हो रही है ना। तो मैं मैडम के
के पास में कोई बात जाए, ऐसा मैंने कोई बात की नहीं, इसीलिए मैं कैमरे से हट के गया। मुझे सब पता है ना, क्योंकि ऐसा एक बार उड़ता तीर आ गया था मेरे पर। मैं जैसे ही घर पे गया, जैसे ही गेट खोला ना, वो वीडियो चला के बैठी हुई है, इसको देखना, ये आप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना शिक्षा का या मनोविज्ञान पढ़ाते समय मानव व्यवहार अलग अलग होता है। कहा था ना पत्नी मर गई, शादी नई नई हुई थी, 3 महीने हुए थे, पत्नी मर गई, ये वीडियो में कहाँ मर गई, गलती हो गई है ना, खाना बाहर ही खाना पड़ा। इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेता मैं, है ना। अंदर आया तो नहीं ना, हाँ वेरी गुड। तो ये मेरा सच्चा सारथी है ना। तो संवेगात्मक बुद्धि की संवेग उत्पत्ति के दौरान बालक बालिकाओं या व्यक्ति के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता, प्रक्रिया, क्षमता क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ये याद करना। अगर आप और मनोविज्ञान की शैली में संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, तो मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर की 2 प्रकार की बुद्धियां बताई विशेष, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इन दोनों को जोड़ दो, ये संवेगात्मक बुद्धि। देखो, अंतर्व्यक्तिक में दूसरों की योग्यता और क्षमताओं को जाना जाता है, और अंतराव्यक्तिक में खुद की योग्यता और क्षमताओं को जाना जाता है। तो कैसे कह देंगे संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान रखना कि स्वयं की एवं दूसरों की, कि स्वयं की एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों को जानने समझने के साथ उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। स्वयं की एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों, अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों को जानने समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता क्या कहलाती है बेटा? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ये याद रखना। संवेगात्मक बुद्धि को आईक्यू द्वारा नहीं लिखा जाता। किसके द्वारा लिखा जाता है? ईक्यू। ठीक है, इंटेलिजेंसी क्वांटेंट न होकर क्या होगा? इमोशनल या इमोशंस क्वांटेंट होगा। संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा E/C/100, मतलब संवेगात्मक बुद्धि ज्ञात करने का जो सूत्र या बालक बालिकाओं की शैक्षिक लब्धि, एक बालक अपने जीवन में सफलता या असफलता प्राप्त करेगा, उसका निर्धारण बुद्धि नहीं करती, संवेगात्मक बुद्धि करती है। आपको किस स्तर का कोई भी चीज का ज्ञान है, ये बुद्धि नहीं है, ये संवेगात्मक बुद्धि है। तो बालक बालिकाओं की शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो EQ बराबर EA/CA×100, ठीक है, एजुकेशन एज अपॉन वास्तविक एज, क्रॉनिकल एज इंटू शो। अगर संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र पूछे तो भी यही बताना है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो भी यही बताना है। ठीक है, ये याद करना, क्योंकि आपके जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार का किसी भी कार्य के संबंध में कोई भी फैसला ले रहे हैं, वो फैसला संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। किसी भी समस्या का समाधान करने में 90% योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है, 10% योगदान बुद्धि का होता है। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, संवेगात्मक बुद्धि काम करनी चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार हम कैसा फैसला ले रहे हैं, सही होगा या गलत होगा, यही ध्यान रखना। संवेगात्मक बुद्धि के डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 फैक्ट बताए। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के कितने फैक्ट बताए? 5 फैक्ट बताए। स्वयं के संवेगों को समझना या जानना, दूसरों के संवेगों को समझना या जानना, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, स्वयं के संवेगों पर क्या रखना? नियंत्रण रखना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, और मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करना। बोलो फैक्ट कितने हुए? खुद के संवेगों को समझना, दूसरों के संवेगों को समझना, खुद के संवेगों पर नियंत्रण, खुद को अभिप्रेरित करना, अप्रिशिएट करना, और मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करना। याद रखना, कभी भी प्रश्न पूछा जाए संवेगात्मक बुद्धि का संबंध होता है, तो भाई साहब सामाजिक विकास से होता है। किससे होता है? अरे भाई साहब, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का दोनों का गहरा संबंध है। अब संवेग उत्पत्ति के दौरान आप कोई भी काम करोगे, कोई भी समस्या का समाधान करोगे, बोलो संवेगात्मक बुद्धि तो आएगी। तो ये याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किससे होता है? सामाजिक विकास से होता है, बुद्धि से नहीं होता। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल कितने हैं, प्रतिमान कितने हैं दोस्तों? 3। योग्यता प्रतिमान, जिसमें दूसरों की योग्यता देखी जाती है, जिसके जनक हैं जॉन मेयर और पीटर सेलोव। दूसरा था गुण प्रतिमान, जिसके जनक हैं केवी पीटर्ड। क्या नाम बेटा? केवी पीटर्ड, जिसमें स्वयं की योग्यता देखी जाती है। तीसरा था मिश्रित प्रतिमान, जिसके जनक है डेनियल गोलमैन, जिसमें स्वयं और दूसरों दोनों का योग्यता देखा जाता है। बोलो प्रतिमान कितने हैं? 3। एक प्रश्न है, जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न है मेरे पास में, B3 वाले बैच, मॉर्निंग में जो बैच है, उसने एक प्रश्न भेजा B3 वालों ने। वो प्रश्न मैं आपके सामने सुनाता हूं, आप मुझे बताइएगा।
आवाज नहीं। प्रश्न को सुनना और प्रश्न की भाषा को समझना। डो नॉट आवाज प्लीज। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 5। स्वयं के संवेगों को समझना या जानना, दूसरों के संवेगों को समझना या जानना, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण रखना, ठीक है, स्वयं को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना और मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करना। अब सुनना, निम्नांकित में से संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है उद्यमी सामर्थ्यता, बिजनेस स्किल्स, ठीक है, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति और संबंधों को संचालित करना। कौन सा? ऑप्शन 1, उद्यमी सामर्थ्यता। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति में बिजनेस करने की स्किल्स है या नहीं है, इसका पता संवेगात्मक बुद्धि के माध्यम से पता नहीं चलता। दूसरा ऑप्शन जो मैंने 5 तत्व बताए, 3 ऑप्शन इसमें से मिल रहे हैं। देखो, आत्म अभिप्रेरणा का इसका मतलब खुद को कार्य करने के लिए अप्रिशिएट करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना। परानुभूति मतलब दूसरों के संवेगों को समझना, दूसरों का अनुभव करना, दूसरा क्या चाहता है। और तीसरा है समाज संबंधों का संचालित करना, मतलब मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करना ताकि रिलेशन आगे तक मेंटेन रहे। तो चीज़ों को हम मनोविज्ञान की भाषा में एज इट इज समझते हैं तो लैंग्वेज चेंज भी आ सकती है, लेकिन पूरा नॉलेज होता है तो वैसा वो चीज़ें हमारी कभी गड़बड़ नहीं होती। हंसी मजाक तो हम चाहे जितनी चाहे उतनी, ठीक है। कौन सा फोन है ये साले, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये। भाई गौरव क्या बात है यार, हैं सर कौन सा फोन है? मेरे फोन पे क्यों जाना है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तो ध्यान है नहीं। अच्छा, मुझे फोन नया लेना चाहिए? कौन सा? नोकिया 1100 बटन वाला है। फोन का काम इतना सा है कि प्रश्न का जवाब देना, उत्तर देना, हल्लो करना, बस यही चीज है ना। साइकोलॉजी के एमसीक्यू का कोई बुक का नाम बता दीजिए सर। सरोहा पब्लिकेशन के अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उन एग्जाम से संबंधित एक प्रश्न बुक आती है सरोहा पब्लिकेशन में, आप वो ऑब्जेक्टिव ले सकते हो। मैं तो निकालूंगा ही निकालूंगा, प्रोसेस चल रही है अपनी, मामला कुछ और ही है ना। चलिए साहब, हाँ हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। लिखें संवेगात्मक बुद्धि शब्द का, लिखें संवेगात्मक बुद्धि शब्द का संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया। अलग अलग है, व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया। किसके द्वारा? व्यान्य प्यान्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखें संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय, संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय जॉन मेयर एवं पीटर सेलोव को जाता है। जॉन मेयर व पीटर सेलोव को जाता है। ये सेलोव को हो या सेलोवी को हो, एक ही है, ये सेलोव को जाता है। और इन्होंने ये कार्य कब किया था? 1990 में। मतलब संवेगात्मक बुद्धि का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, 1990 में, मतलब 30-35 साल का ड्यूरेशन ही है इसका। याद रखना, संवेगात्मक बुद्धि को विकसित किया इन्होंने, प्रकाश में लाए संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है। इसी का आगे लिखें
लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। किसे जाता है बेटा? डेनियल गोलमैन को जाता है। किसको जाता है बेटा? डेनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की रचना की। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की क्या की? रचना की। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की क्या की बेटा? रचना की। करेक्ट। याद रखना कि संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि से आशय, संवेगात्मक बुद्धि से आशय। संवेगात्मक बुद्धि से आशय। याद रखना, संवेग उत्पत्ति के दौरान समस्या समाधान करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, लेकिन संवेग उत्पत्ति के दौरान संवेग उत्पत्ति के दौरान समस्या समाधान करने की योग्यता, संवेग उत्पत्ति के दौरान समस्या समाधान करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेग उत्पत्ति के दौरान समस्या समाधान करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। कंप्लीट। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।